हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? मैं दिलराज गुजर एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों आपको पता है, हमारा जो कंटेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो हमारा विषय वस्तु है वो मनोविज्ञान को लेकर हम आए दिन कंटिन्यू आपके सामने रूबरू होते हैं और नए नए वीडियो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक्सपोजन टीम के द्वारा हर फैकल्टी चाहे देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, बेसिक जो हमारा होता है ना कि साइंस को लेकर तो कंटिन्यू आपको ये वीडियोस तो मिल ही रहे हैं। रिट की लैंग्वेज हमने स्टार्ट की थी, जो इंग्लिश पार्ट था उसके भी आपको कंटिन्यू वीडियो मिल रहे हैं। मेरा जो लैंग्वेज वाला पोर्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बाकी जो मनोविज्ञान वाला जो टॉपिक है, और मनोविज्ञान में बच्चों हमने जो स्टार्ट किया था, हमने किया था व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। हमने व्यक्तित्व पढ़ा, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान का परिभाषा क्या है और उसकी रणनीति क्या है, मनोविज्ञान से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके इस कंटेक्ट में रिट को लेकर क्वेश्चन पूछने वाले हैं। साथ ही साथ वेस्टिसी में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, पीटीटी एग्जाम होता है आपका, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। और बच्चों ध्यान देना, कोई सा भी ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड एग्जाम हो या फिर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर उसमें मनोविज्ञान सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो फिर आपके क्वेश्चन पूछने वाले हैं आप सभी को। क्योंकि आज जो मेरा वीडियो है, आज एक बहुत बड़ा दिन है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया आज है, तो आप सभी को बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज की बहुत बहुत लग लग बधाइयां हो। माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे। भगवान शिव की, भगवान पार्वती को क्योंकि समर्पित ये महीना है, ये पूरा भगवान शिव और गौरा पार्वती से समर्पित ये त्योहार है, तो दोनों देवी देवताओं की आप पर कृपा बनी रहे, आपका मनोबल उच्च हो और आप पढ़ाई की ओर कंटिन्यू अग्रसर होकर अपनी पढ़ाई को निरंतर अध्ययन करते रहे। तो हमने स्टार्ट किया था व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और इसमें हमने देखा था कि जैविक कारक होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको कि कुछ तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, और साथ ही साथ कुछ आनुवांशिक के कारण, आनुवांशिकता के कारण हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन से आ जाते हैं, जिससे व्यक्तित्व प्रभावित होता है। एक शिक्षक को ये पता रहना चाहिए कि ये जो इसमें चेंजिंग आए हैं, किसी का कद छोटा हो जाना, किसी में और विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाना, क्योंकि ये एक जेनेटिक्स डिजीज है, यानी कि एक आनुवांशिक बीमारी है। और साथ ही साथ ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इनकी वजह से किसी का कद छोटा हो जाता है, किसी की आवाज पतली हो जाती है, किसी की मोटी हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान एक अच्छे शिक्षक को रखना चाहिए, ताकि वो बच्चों पे हंसे नहीं और न ही किसी दूसरे बच्चों को उनकी आलोचना करने दे। तो बच्चे का व्यक्तित्व बढ़ेगा, बच्चे का व्यक्तित्व में और अच्छा निखार आएगा। अगर कोई शिक्षक को अगर ये बातों का पता नहीं है कि बायोलॉजी फैक्टर यानी जैविक कारक से किसी के शरीर में या शारीरिक ढांचे में परिवर्तन हो सकता है, तो फिर वो बच्चे का व्यक्तित्व ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि उस शिक्षक को जो एक आदर्श होता है, उसी को अगर इस बात का पता नहीं, तो फिर बच्चे का व्यक्तित्व धीरे 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 लो कैटेगरी की यानी कि निम्न श्रेणी की ओर होता हुआ चलेगा। इसके बाद में मेरे प्रिय दोस्तों, हमने पढ़ा था मानसिक कारक, मेंटल फैक्टर। और मानसिक कारक में हमने देखा था, एक था हमारा द्वंद्व कारक। और द्वंद्व कारक में मैंने आपको बताया था कि जब आपके सामने दो ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य आ जाते जिनमें से आपको एक समय में केवल एक का चयन करना पड़े, तो इस कंडीशन में आपके कुछ द्वंद्व पैदा हो जाते हैं। आपका मनोमस्तिष्क ये नहीं सोच पाता कि कौन गलत है कौन सही है। और मैंने आपको 3 एग्जाम्पल इसके बताए थे, उपागम, उपागम दंड, इसके साथ ही साथ आपको बताया था उपागम परिहार दंड और परिहार परिहार दंड, ये भी हमने देखा था। इनसे भी हमारे मानसिक विकृतियां आ जाते हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इसके बाद में हमने देखा था फ्रस्ट्रेशन यानी नैराश्य, नैराश्य जिसे हम कुंठा भी बोलते हैं इंग्लिश में उसको, जिसे हम फ्रस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। नैराश्य का मतलब होता है जब कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट अपने लक्ष्य को अग्रसित हो, अपने लक्ष्य को लेना चाहता है और उसको लेने के लिए वो अभी प्रेरित भी है यानी मोटिवेट भी है, लेकिन किसी कारणवश अगर उसको लक्ष्य नहीं मिलता, मान लीजिए आप रिट की तैयारी कर रहे हो, आप रिट की तैयारी यानी कि टीचर बनने के लिए आप मोटिवेट भी हो, आप में पूरा आत्मविश्वास भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाए जिससे आप रिट तक ना पहुंच पाओ, आप उस जो पोस्ट है उसको आप नहीं लो, तो फिर आप में निराशा उत्पन्न हो जाता है, आप में कुंठा, फ्रस्ट्रेशन जैसे आप में फीलिंग्स उत्पन्न हो जाती है, जिससे भी आपका व्यक्तित्व क्या होता है बच्चों, प्रभावित होता है। इसके बाद में जो आपका इसी मानसिक कारक में हमने एक पढ़ा था स्ट्रेस यानी कि तनाव। कुछ कारणों से हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, और मैंने बहुत सारे कारण बताए था। मान लीजिए आपके आसपास में किसी के एड्स हैं, तो उसको लेकर आप में तनाव उत्पन्न हो जाएगा कि कहीं ना मेरे एड्स हो जाए। साथ ही साथ
आप में कुछ सामाजिक कारक भी आपके तनाव को उत्पन्न करते हैं, मानसिक कारक भी। मान लीजिए आप बाय द वे मान लीजिए किसी क्लास में आप फेल हो जाते हो, तो फेल होने पर आप में हीन भावना उत्पन्न होगी, आत्मग्लानि आप में महसूस होगी, आप बार बार सोचोगे काश मैं पढ़ लेता तो आज पास हो जाता। तो ये मानसिक मेंटल टॉर्चर आप हो जाओगे। इससे मित्रों ध्यान देना, आप में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अगर किसी बच्चा तनाव में है तो एक शिक्षक की ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी संपूर्णता, उस बच्चे की पूरी डिटेल का अध्ययन करे, उसकी केस स्टडी बनाए, एक तरह से उसके व्यक्तित्व की जांच करे और फिर जाके उसके तनाव को धीरे 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 ऐसे मूल्य विकसित करे कि बच्चा तनाव में ना रहे। ये एक अच्छे शिक्षक का एक गुण होता है, एक अच्छी सी क्वालिटी होती है, जिससे एक अच्छा शिक्षक या साथ ही साथ अपनी जो सोसाइटी होती है, अपने जो मित्र मंडली होते हैं, वह इसको कम किया जा सकता है। इसके बाद में आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामाजिक कारक, सोसाइटी फैक्टर। इससे पहले मानसिक कारक में एक हमारा रह जाता है छात्र की आवश्यकताएं। हमें एक टीचर को यह भी पता होना चाहिए छात्र की आवश्यकताएं। आज जो हम पढ़ने वाले मानसिक कारक में हमारा अंतिम जो टॉपिक है वह है छात्र की आवश्यकताएं। तो मत बच्चों हम पढ़ेंगे छात्र की आवश्यकताएं, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से लगभग लगभग एक क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में दिखेगा, चाहे वो फिर बीएड वाला हो, बेसिक एग्जाम हो, सीटेट एग्जाम हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये एक नियम भी है। तो छात्र की आवश्यकताएं, मानसिक कारक का अंतिम आज हमारा प्रकार है छात्र की आवश्यकताएं। सामान्य तौर पे दोस्तों ध्यान देना, आवश्यकता जो शब्द होता है ना, आवश्यकता का मतलब क्या होता है। सामान्य तौर पर अगर जनरल बात करें आवश्यकता की, तो किसी वस्तु की कमी हो जाना आवश्यकता कहलाती है। किसी वस्तु की कमी हो जाए और हम उसको लेना चाहे तो फिर वो हमारी आवश्यकता है। जैसे मुझे प्यास लग रही है, तो प्यास, अब पानी की अगर मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में अगर कमी हो जाएगी ना, तो फिर मुझे उसकी कमी सताने लगेगी और फिर मुझे पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ेगी। वो भूख हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर हमारी बॉडी में या हमारे इनरोलमेंट में अगर किसी की कमी है तो फिर वो आवश्यकता के अंतर्गत गिनी जाती है। मित्रों ध्यान देना, ये जो आवश्यकता होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक आवश्यकता, प्राइमरी, प्राथमिक आवश्यकता, और एक होती है गौण आवश्यकता। द्वितीयक आवश्यकता भी बोल सकते हो, गौण आवश्यकता। देखो जो प्राथमिक आवश्यकता होती है ना, प्राथमिक आवश्यकता में चार चीजें आती है। चार चीजों में देखो पहले आते हैं एक भूख, एक आती है प्यास, एक आती है नींद, और मैं भारतीय कल्चर के हिसाब से लिख नहीं रहा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जो काम होता है यानी सेक्स जो होता है वो भी प्राथमिक आवश्यकता में काउंट किया जाता है। ये मैं भारतीय कल्चर के हिसाब से अगर इसको हटा भी दूं तो फिर तीन चीजें, तो भूख प्यास और नींद, ये देखो प्राथमिक आवश्यकताओं का मतलब होता है वे आवश्यकता जिनके बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। अगर आपको ये चीजें नहीं मिलेगी ना तो फिर आपका जीवन यहाँ पर इस प्रकृति में, इस इनरोलमेंट में, इस पृथ्वी में आपका जीवन अस्तित्व में नहीं रह सकता। आपको मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी अगर ये आवश्यकता आपको नहीं मिलेगी। भूख आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आवश्यकता आपकी पूरी होगी तभी आप कोई दूसरे कार्य कर सकते हो। प्यास बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर पानी नहीं पियोगे तो फिर आपकी आवश्यकता, अन्य आवश्यकता आप पूरी कर ही नहीं सकते। नींद लेना भी उतना ही आवश्यक है जितना भूख और प्यास को शांत करना है। तो ध्यान देना, प्राथमिक आवश्यकता का मतलब होता है वे आवश्यकताएं जो हमारे जीवन को अस्तित्व में रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि इनके अगर ये हमारी लाइफ में, हमारी जीवन में, हमारी दैनिक क्रियाओं में अगर ये संपन्न नहीं होती तो फिर हमारा अस्तित्व इस भूमंडल में नहीं हो सकता। गौण आवश्यकताओं का मतलब होता है वे आवश्यकताएं जो मिल जाए तो ठीक है, वे आवश्यकताएं अगर ये मिलेगी नहीं ना तो जीवन का अस्तित्व तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि गौण आवश्यकता अगर आपको प्राप्त नहीं हो रही तो आपका जीवन अस्तित्व नहीं रहेगा, आप मर जाओगे, ऐसा नहीं होगा। वे आवश्यकताएं जिनसे जीवन तो खत्म नहीं होता, लेकिन अगर ये मिल जाती हैं तो आप में, व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा निखार आता है। यानी कि इसमें इसके अंतर्गत आती हैं, देखो इसके अंतर्गत आता है सम्मान, प्रतिष्ठता, प्रतिष्ठा, उपलब्धि,
कहने का मतलब ये है कि ये जो तीन आवश्यकता जो मैं बता रहा हूँ ना, गौण आवश्यकता में सम्मान है, प्रतिष्ठा है और उपलब्धि है। अब मैं मुझे ये बताओ, अगर आपको सम्मान कहीं पे मिले नहीं, कोई ऐसा स्थान जहां आप गए और आपको कोई सम्मान नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, आपका जीवन आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनसे आपका केवल और केवल अगर ये मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका इनसे व्यक्तित्व निखरेगा। कहीं आप गए, आपको सम्मान मिल रहा है, तो आपका जो पर्सनैलिटी है वो डेवलपमेंट होगी और ज्यादा विकसित होगी। प्रतिष्ठा अगर आपको मिली हुई है, आपको पद मिला हुआ है, उपलब्धियां मिली हुई है, तो आपका व्यक्तित्व, आप एक आईएएस अधिकारी बन जाते हो तो फिर आप में उपलब्धि आएगी, आप में प्रतिष्ठिता का निर्माण होगा। और बच्चों ध्यान देना, आपकी जो आवश्यकता है, यानी कि जो आपकी गुण आवश्यकता है, ये पूरी हो जाती है तो फिर आपका व्यक्तित्व इसमें क्या होगा, सुधरेगा। प्राथमिक जो आवश्यकता है ना बच्चों, इनको जन्मजात आवश्यकता के नाम से भी जानते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी आवश्यकता जन्मजात आवश्यकता कहलाती है, तो कौन सी आवश्यकता कहलाती है, प्राथमिक आवश्यकता। जन्मजात क्यों? क्योंकि बच्चों ध्यान देना, यानी कि भूख, प्यास और नींद ये ऐसी विषय वस्तु होती है जिनको हमें सीखना नहीं पड़ता, ये स्वतः ही अपने आप ऑटोमेटिक हमारे अंदर विकसित हो जाती है। भूख लग रही है, हमें कोई सिखाता थोड़ी है कि आप बच्चे तुझे भूख लग रही है खाना खा ले, नहीं, हमें खुद को महसूस होता है कि मुझे भूख लग रही है। जब भी हमें प्यास लगते हैं तो हम पानी की ओर दौड़ते हैं, जब हमें नींद आती है तो हम कार्य करते करते झपकियां लेने लग जाते हैं। यानी कि ये ऐसी आवश्यकता है जो जन्मजात होती है, जन्मजात होती है, इनको सीखना नहीं पड़ता। इन्हीं आवश्यकताओं को कहा जाता है, इन्हीं आवश्यकताओं को जन्मजात आवश्यकता भी कहते हैं। इन्हीं आवश्यकताओं को बोलते हैं बायोलॉजिकल, यानी कि जैविक आवश्यकता, जैविक आवश्यकता। जैविक आवश्यकता क्यों? क्योंकि ये जो भूख, प्यास और जो नींद वाली जो आवश्यकता है ना, इनका जो संचालन करता है, इनका जो संचालन का कार्य करता है, ये हमारी तंत्रिका तंत्र करता है, यानी हमारी नर्वस सेल करते हैं, नर्वस सिस्टम हमारा करता है। यानी कि भूख, प्यास, नींद, इस पे जो कंट्रोल करता है ना, ये हमारा नर्वस यानी कि तंत्रिका तंत्र करता है। और तंत्रिका तंत्र को हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, इसलिए इनको जैविक आवश्यकता भी कहा जाता है। इन आवश्यकताओं को बच्चों ध्यान देना, इनको बोला जाता है अर्जित आवश्यकता। ये जन्मजात नहीं होती, इनको ग्रहण किया जाता है, समाज में आकर इनको ग्रहण किया जाता है, इनको लेना पड़ता है। बताओ, सम्मान, सम्मान आपको जन्म से थोड़ी ना मिलता है, आप बड़े होंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो फिर आपको सम्मान मिलेगा, यानी आपने अर्जित किया है, ये जन्मजात नहीं है। बताओ, प्रतिष्ठा, उपलब्धियां, कोई किसी, आप आईएएस बन रहे हो, एक टीचर बन रहे हो, आरएस अधिकारी बन रहे हो, पटवारी बन रहे हो, जो भी आप बन रहे हो, जो भी उपलब्धि आप अपनी जिंदगी में लेना चाह रहे हो, इनको आप क्या करोगे, समाज से अर्जित करोगे। और बच्चों ध्यान देना, इसलिए इनको अर्जित आवश्यकता भी कहा जाता है। और अर्जित आवश्यकता चूंकि समाज के द्वारा आती है हमारे, हम अर्जित आवश्यकताओं को हमारी सोसाइटी से चुराते हैं। सम्मान हमें कहाँ से मिलता है, हमारे समाज से। हमें जो उपलब्धियां मिलती हैं, प्रतिष्ठिता मिलते हैं, ये सब हमें समाज के द्वारा मिलते हैं, इसलिए इसी आवश्यकताओं को सामाजिक आवश्यकता भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से सामाजिक और अर्जित आवश्यकता कहलाती है तो कौन सी आवश्यकता है, गौण आवश्यकता है। किस आवश्यकताओं को जन्मजात या फिर जैविक आवश्यकता कहा जाता है, तो फिर वह हमारी कौन सी आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता है। आपसे पूछे भूख किस प्रकार की आवश्यकता है, प्राथमिक या द्वितीय या गौण, तो आपका क्वेश्चन जाने वाला है भूख कौन सी आवश्यकता है, प्राथमिकता। आपसे पूछे उपलब्धियां किस प्रकार की आवश्यकता है, तो उपलब्धि बच्चों ध्यान देना हमारी गौण आवश्यकता है। अब इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो बच्चों आप जल्दी से। इसके बाद में देखो दोस्तों, ये जो आवश्यकता है, आवश्यकताओं को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था मास्लो। और मास्लो ने इन आवश्यकता को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है आवश्यकता क्रम का सिद्धांत। और आवश्यकता क्रम के सिद्धांत को जो मास्लो ने समझाया, वह एक त्रिभुज के रूप में समझाया। उन्होंने एक त्रिभुज बनाया जिसमें बताया कि व्यक्ति की कुछ प्रमुख विषय आवश्यकता होती है, अगर वो पूरी हो जाते हैं तो फिर उसके व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की झंझनाहट नहीं रहती, किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं रहता, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल साफ सुथरा और सुपर स्टार व्यक्तित्व वाला वो व्यक्ति होता है। मास्लो थे, वैज्ञानिक का नाम था मास्लो। मास्लो ने आवश्यकता क्रम का एक सिद्धांत दिया, आवश्यकता क्रम का सिद्धांत। कई बार क्वेश्चन तो यहां से बन जाता है किस व्यक्ति ने या किस वैज्ञानिक ने आवश्यकता क्रम का सिद्धांत दिया, तो मास्लो ने। और मित्रों ध्यान देना, उन्होंने जो आवश्यकता क्रम का सिद्धांत दिया था वो त्रिभुज में दिया था, त्रिभुज के रूप में बताया था। कई बार पूछ लेते हैं मास्लो ने जो आवश्यकता क्रम का सिद्धांत दिया वो
किसको आधार मान के दिया, तो त्रिभुज था या यानी कि ट्रायंगल था या आयत था, स्क्वायर था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। मास्लो ने, ध्यान देना, 5 प्रकार की आवश्यकता बताई। ये 5 प्रकार की आवश्यकता, मास्लो की आवश्यकता बताई थी 5 प्रकार की। इसको बड़े ध्यान से देखना, जो मास्लो की जो आवश्यकता थी। ये बच्चों मास्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकता बताई थी। इसको मैं थोड़ा टाइम लग रहा है, डायग्राम बना देता हूं मैं, ताकि आपको और भी बेस्ट तरीके से समझ में आए। देखो मास्लो ने जो सबसे पहली आवश्यकता बताई थी, 5 आवश्यकता बताई थी मास्लो ने। देखो सबसे पहली आवश्यकता बताई थी मास्लो ने शारीरिक। सबसे पहले जो आवश्यकता मास्लो ने बताई थी बच्चों, वह आवश्यकता थी शारीरिक आवश्यकता। इसके बाद में उन्होंने आवश्यकता बताई थी सुरक्षा। इसके बाद में उन्होंने आवश्यकता बताई थी संबंध। इसके बाद में उन्होंने आवश्यकता बताई थी प्रतिष्ठा। और अंतिम जो उनकी आवश्यकता थी वह थी आत्म सात्विकरण। कौन सी आवश्यकता थी मित्रों? आत्म वास्तविकरण है, सॉरी दोस्तों, कौन सी थी? आत्म वास्तविकरण। आत्मसात भी बोलते हैं वैसे, इसको पर अच्छे से समझने के लिए आत्म वास्तविकरण। ये 3 प्रकार के, 5 प्रकार की उन्होंने आवश्यकता बताई थी। मास्लो ने आवश्यकता क्रम का एक सिद्धांत त्रिभुज की हायरार्की के रूप में बताया, जिसमें उन्होंने मानव की 5 प्रकार की आवश्यकता बताए। देखो मास्लो का जो क्रम था ना, ये आपको याद रखना है आवश्यकताओं का, क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन बनता है मास्लो की प्रथम आवश्यकता कौन सी थी, मास्लो ने प्रथम आवश्यकता क्या बताया, तो शारीरिक। दूसरी कौन सी थी? संबंध। फिर सुरक्षा, फिर संबंध, फिर प्रतिष्ठा, फिर आत्म वास्तविकरण। अभी ये आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मास्लो ने कितने प्रकार की आवश्यकता बताए, तो मास्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकता बताई। मास्लो की अंतिम आवश्यकता कौन सी थी, तो आत्म वास्तविकरण मास्लो की अंतिम आवश्यकता थी। मास्लो ने जो आवश्यकता क्रम का सिद्धांत दिया वो किस आधार पे दिया, तो वो एक त्रिभुज के आधार पे बताया था। देखो मास्लो कहता है कि इसके आधार पे मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से इसको सुनना आप, और बिल्कुल अच्छे से आप इसको नोट करना घर पे बैठ के, मेरे इतनी सी रिक्वेस्ट है, ताकि अगर जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन बने तो फिर गलत ना हो। देखो मास्लो ये बताते हैं कि सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता होती है, और जैसे शारीरिक आवश्यकता उसकी पूरी हो जाती है तो फिर उसको सुरक्षा की आवश्यकता करनी पड़ती है, यानी कि उसको एक आवश्यकता सताने लग जाती है सुरक्षा की। सुरक्षा की आवश्यकता जैसे पूरी हो जाती है तो फिर उसको संबंध बनाने पड़ते हैं। उसका अगर संबंध बन जाता है तो फिर उसकी आवश्यकता हो जाती है प्रतिष्ठा की, और उसे प्रतिष्ठा भी मिल जाते हैं तो उसकी अंतिम आवश्यकता होती है आत्म वास्तविकरण, यानी कि फिर वो भरपूर रूप से कार्य करना लग जाता है। और अगर ये 5 प्रकार की आवश्यकता कंप्लीट हो जाती है ना, तो फिर व्यक्ति में किसी प्रकार की अड़चन नहीं रहती, व्यक्तित्व में उसकी पर्सनैलिटी इतनी डेवलपमेंट होती है कि वह सुपरस्टार हो जाता है समाज में। देखो कैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, अभी फिलहाल स्टूडेंट हो, आप रिट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएसटीसी हो, बीएड हो, सीटेट हो। आपके पास कोई बच्चा भाग के आए, कोई व्यक्ति आए और आपसे कहे भाई साहब देखो आप स्टूडेंट हो, आप मुश्किल से छोटा मोटा धंधा कर लेते हो, 100 रुपये रोज कमा लेते हो, आपकी शादी हो गई, आपके एक आध दो बच्चे हैं, और इन बच्चों को लालन पालन के लिए आपको पैसों की आवश्यकता है। तो आपके पास कोई व्यक्ति भाग के आता है, आपसे कहता है भाई साहब बीमा करवा लो, इंश्योरेंस करवा लो, ये स्कीम है, तो बताओ आप बीमा करवाओगे कि नहीं? आपको सुरक्षा की क्यों सताएगी? सबसे पहले देखो आप कमाए कितने रहे, 100 रुपये जो रोज कमाते हो रोज खाते हो, यानी आपकी पहले बार तो शारीरिक आवश्यकता ही पूरी नहीं हो रही। शारीरिक आवश्यकता का मतलब है रोटी कपड़ा और मकान, ये अगर आपके पास पूर्ण रूप से नहीं है, रोटी है तो कभी बार कपड़ा नहीं है, कपड़ा है तो रोटी नहीं है, मकान नहीं है, छत नहीं है, मकान है तो ऐसा ही है। जब तक ये आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो आप अन्य, जब तक ये आवश्यकता आपकी यानी कि प्रथम आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता अगर आपकी पूरी नहीं होगी तो आप अन्य आवश्यकताओं के बारे में कदा भी नहीं सोचोगे। लेकिन बाय द वे सपोज कीजिए, भगवान करे ऐसा हो
मान लीजिए आप सभी बच्चों का रिट में सिलेक्शन हो जाता है या किसी गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर सीधी सी बात है, जैसे आपका रिट में सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी सैलरी है, आप अच्छे से पैसे कमा रहे हो, यानी आपकी सबसे कौन सी आवश्यकता पूरी हो गई? शारीरिक आवश्यकता। अब आप खुद इस इंश्योरेंस करने वाले के पास आप अब खुद जाओगे। अब इसको आने की जरूरत नहीं है, आप इसको फोन करोगे, मोबाइल से बात करोगे और फिर अपनी सुरक्षा कराओगे भविष्य के लिए, आप बीमा बीमा कराओगे। आपने बीमा कब करवाया? आपने अपनी सुरक्षा कब की? जब आपकी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो गई, फिर आपने सुरक्षा की, अपनी सुरक्षा करवाओगे। इसके बाद में जैसे आपकी सुरक्षा हो जाएगी, तो मित्रों ध्यान देना, आप संबंध बढ़ाना स्टार्ट करोगे। आप अपने जो बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप टीचर बन गए, अब आपके जो स्टूडेंट है, आप नए नए, आपका ट्रांसफर जयपुर में हुआ, जयपुर में आपको कोई जानता नहीं है, आप अपने बच्चों को कहोगे कि कल मेरे घर पे आना, आप उनको अपने घर पे बुलाओगे, उनको अच्छे से खिलाओगे पिलाओगे, पहली बार वो बच्चे आए हैं। अब जैसे आप उनको खिलाया पिलाया, तो बच्चे आपको क्या कहोगे? सर अब चलते हैं, पर याद रखना सर हमारा भी घर पास में है, जब भी टाइम मिले सर आप भी आना। तो आप तो चाह ही रही थी कि मेरा संबंध बने लोगों से, तो आप क्या करोगे? उनके घर पे जाओगे, अगले दिन उनके घर पे जाओगे, आप भी कुछ खाओगे पियोगे, उनके माता पिता से बात करोगे, आपका एक दूसरे का आना जाना होगा, और आपकी कौन सी आवश्यकता पूरी हो जाएगी? संबंध की आवश्यकता। आप समाज में संबंध बनाना स्टार्ट कर दोगे, और जैसे संबंध बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। संबंध जैसे आपके बन रहे थे, उस समय कुछ बच्चे कहेंगे हमारे ये सर हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यानी कि ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छे से समझाते हैं, इनका जो नेचर है बहुत अच्छा नेचर है, बिल्कुल शांत कूल, मनो प्रवृत्ति द्वारा ये हमें समझाते हैं, मनोवैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा हमें समझाते हैं। तो फिर ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी, और प्रतिष्ठा बढ़ने के बाद में जो अंतिम आवश्यकता है, ये स्वतः स्टार्ट हो जाती है। आत्म वास्तविकरण का मतलब होता है अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करना, जो आपके अंदर कैपेसिटी है उससे भी डबल आप उसका क्या करो? उपयोग करो, उसे बोलते हैं आत्म वास्तविकरण। और अगर ये पांचों आवश्यकता कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर आपका जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व होता है एक सोने की तरह, एक डायमंड की तरह। कोहिनूर का जो हीरा होता है ना बच्चों, उसको आप कीचड़ में भी रख दो वो तो चमकेगा, ऐसा आपका चमकने वाला व्यक्तित्व हो जाता है। और बच्चों ध्यान देना, ये जो आवश्यकता क्रम का सिद्धांत था, ये मास्लो के द्वारा दिया गया था। तो आप इसे जल्दी से लिखिए, इसको जल्दी से हेड नोट कीजिए, और 2 मिनट में। इसके बाद में जो अगला हमारा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कारण हम पढ़ रहे थे, मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने मानसिक कारक सारे कंप्लीट कर लिए। द्वंद्व कारक था हमारा, इसके बाद में नैराश्य था, इसके बाद में स्ट्रेस तनाव था, और फिर आवश्यकता थी। अब जो हमारा जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक हैं, वह अंतिम हमारा चरण है, और वह चरण है हमारा सोसाइटी फैक्टर, यानी कि सामाजिक कारक। सामाजिक कारक, सामाजिक कारक, और सामाजिक कारक से भी बहुत सारे व्यक्तियों का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। और इसमें व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो सामाजिक कारक के अंतर्गत आते हैं? सबसे पहला है परिवार। परिवार, परिवार में दो चीजें हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, एक तो अति संरक्षण, और एक न्यून संरक्षण। मैं आपको अलग से इनको समझाऊंगा, पहले मैं लिख देता हूं ताकि आपको फिर बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आए। इसके बाद में परिवार में एक एक और कंटेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है जो भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, उसे बोलते हैं अनुशासन। अनुशासन के दोहरे मापदंड। इसके बाद में जो हमारी परिवार के बाद में जो आता है, फिर आते हैं हमारे विद्यालय। और विद्यालय में देखो, हमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं ना, वह करते हैं हमारे शिक्षक। विद्यालय में हमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वह हमारे शिक्षक करते हैं। इसके साथ में हमारी मित्र मंडली। मित्र मंडली। और अंतिम जो हमें प्रभावित करने वाला जो कारक है वह है हमारी संस्कृति, कल्चर।
कल्चर का प्रभाव भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में पड़ता है। बहुत ध्यान से अंतिम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला जो हमारा कारक है वो सामाजिक कारक है, और सामाजिक कारक में सबसे पहले आता है परिवार। और हमने सुनते भी हैं और मानते भी हैं कि बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है, बालक की जो प्रथम गुरु होते हैं वो अपनी माँ होती है, अपना परिवार होता है, उसके पूरा जो स्टाफ होता है ना अपना परिवार होता है। देखो एक्चुअली में होता है क्या है, परिवार से बच्चे का व्यक्तित्व कैसे प्रभावित होता है। मान लीजिए कोई ऐसा परिवार है जो अति संरक्षण और न्यून संरक्षण की परंपरा पे चलता है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अति संरक्षण यानी बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, उसको जाने नहीं देते, कहीं बाहर नहीं जाने देंगे, उसको घर पे रखेंगे, पूरे के पूरे सदस्य उस पे पूरी तरह से फोकस करेंगे, वो क्या कर रहा है, वो कब बैठा है, वो कब सो रहा है, उसका पूरा ध्यान रखेंगे, उसको बाहर घूमने नहीं देंगे। तो इससे बच्चे में क्या हो जाएगी, स्वतंत्रता पनपे भी नहीं। स्वतंत्र जो बच्चा है उसमें क्या हो जाएगा, बच्चों ध्यान देना, उसमें स्वतंत्रता का विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम का उसमें विकास नहीं होगा। वह ये नहीं समझ पाएगा कि स्वतंत्रता क्या है। और अगर किसी बच्चे में स्वतंत्रता का विकास नहीं होगा तो फिर उसका व्यक्तित्व जाहिर सी बात है अच्छा नहीं होगा। वो नहीं बता पाएगा, वो नहीं समझा पाएगा कि स्वतंत्र क्या होता है। तो मित्रों ध्यान देना, अगर कोई परिवार जो अति संरक्षण करता है, बहुत ज्यादा अपने बच्चों पे ध्यान देता है, तो फिर उसमें स्वतंत्रता का विकास नहीं होगा, जिससे उसका व्यक्तित्व क्या होगा, प्रभावित होगा। एक परिवार ऐसा होता है जो बच्चों को घर पे रखता ही नहीं है, जैसे पैदा होते हैं उनको बाहर फेंक देते हैं। रोड़ी कचो वो है ना, कचरे हैं, रोड़ी हैं, कीचड़, इन पे घूमते रहते हैं, बच्चों पे मन मक्खियां बिन बना रही है, जिससे भी बच्चे का क्या होगा, क्योंकि बच्चे अगर बाहर ही बाहर रहेंगे, माता पिता उन पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, तो फिर बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे बन जाएंगे, क्योंकि उनकी संगति कुछ इस तरह से हो जाएगी, उनमें हीन भावना आएगी और वो अपराध की ओर लिप्त हो जाएंगे, जिससे भी बच्चे का व्यक्तित्व प्रभावित होगा। तो ये अति संरक्षण और न्यून संरक्षण मुझे जब तक लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। परिवार में जो दूसरा जो बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वह कारक है अनुशासन के दोहरे मापदंड, डिसिप्लिन, अनुशासन के दोहरे मापदंड। इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। कहने का मतलब मैं एग्जाम्पल के आधार पे आपको बता दूं, अनुशासन के दोहरे मापदंड का मतलब एक ही प्रकार का कार्य करने पर उसको दो प्रकार, देखो एक बच्चा है वह एक ही प्रकार का कार्य कर रहा है, एक ही प्रकार का कार्य वो दो बार कर रहा है। फर्स्ट बार जब उसने कोई कार्य किया तब तो आप उसको पुरस्कार दे रहे हो, इनाम दे रहे हो, और दूसरी बार बच्चे ने वही कार्य किया तब आप उसको दंड दे रहे हो, यानी उसकी पिटाई कर रहे हो। तो इस समय बच्चे का विकास ये नहीं हो पाएगा, बच्चा ये समझ नहीं पाएगा कि यार मैं कहाँ तो गलत था और कहाँ सही था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे आज 4 बजे आपकी क्लास लेनी थी, मैं जैसे क्लास लेने के लिए आया और देखा मेरा स्कूटर का जो पहिया है वो पिंजर हो रहा था। अब पिंजर हो रहा था, मैं परेशान हो गया क्योंकि 10 मिनट कम थे 4 बजने, मैंने सोचा बच्चे बैठे होंगे। अब मैंने देखा तो वहाँ स्टेपनी मेरी थी नहीं, जिससे मेरा क्या हो जाए, टायर चेंज हो जाए, स्टेपनी थी नहीं। तो मेरे बच्चे ने पड़ोस की छत से, जो पड़ोस की छत होती है, किसी पड़ोस की छत पे स्टेपनी दूसरे मेरे पड़ोसी की पड़ी हुई थी, उसको लाके मुझे बोलता है पापा ये स्टेपनी मैंने पड़ोस की छत से चुरा लाया हूँ, इसको घर पे रखा था मैंने, अभी मैं आपका क्या बदल देता हूँ, ये पहिया वैया इस स्कूटी का बदल देता हूँ। इससे मैं बड़ा खुश हुआ कि वाह शाबाश बेटे। एक जगह तो देखो मैं उसको पुरस्कार दे रहा हूँ कि बहुत बढ़िया बात किया आपने, शाबाश। अगले दिन जब हम बाजार गए और मैंने कहा बेटा तू पेन के लिए बोल रहा था तो पेन ले ले, तो बच्चा कह रहा है नहीं नहीं पापा, मेरा पड़ोसी था, मेरा क्लासमेट था रमेश, उसके बैग से मैंने पेन क्या कर लिया, चुरा लिया। तो इससे मैं गुस्सा हो जाता हूँ और बच्चे की पिटाई कर देता हूँ। अब बच्चे के ये समझ में नहीं आ रहा, यार मैं कल भी चोरी किया था तब तो पापा मुझे पुरस्कार दे रहे थे, आज जब मैं चोरी कर रहा हूँ पापा मुझे दंड दे रहे हैं। तो अनुशासन के दोहरे मापदंड का मतलब होता है एक ही सिचुएशन में, एक ही इवेंट में, एक ही घटना में, एक ही परिस्थिति में, एक ही स्थिति में एक बार तो आप पुरस्कार दे दो और एक बार आप क्या दे दो, दंड दे दो। जैसे मित्रों ध्यान देना, मान लीजिए कोई मेरा दुश्मन था, मेरा बच्चा मेरे दुश्मन की गाड़ी का शीशा फोड़ के घर पे आता है और मुझे कहता है कि पापा मैंने आपके उनकी गाड़ी का शीशा फोड़ के घर पे आ गया, तो आप बड़े खुश होंगे कि कोई बात नहीं, दुश्मन की तो गाड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत बढ़िया काम किया तूने। तो एक जगह तो उसको पुरस्कार मिल गया। अगले दिन आपका कोई मित्र आपके घर पे कार लेकर आता है और आपके बच्चे ने आपके मित्र की कार का भी शीशा फोड़ दिया, तब आप बच्चे को पीट रहे हो। तो एक जगह तो एक ही कार्य करने पे पुरस्कार देना और एक ही कार्य करने पर दंड देना, उसका मतलब होता है अनुशासन के दोहरे मापदंड। और ऐसा परिवार जिसमें इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार के कार्य होते हैं, वहां पर भी बच्चे का व्यक्तित्व क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद में जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है, विद्यालय में सबसे पहले आता है शिक्षक। एक शिक्षक होता है ना बच्चों, वह सबसे ज्यादा, क्योंकि जो एक बच्चा होता है ना अपनी सबसे ज्यादा एक्टिव जो घंटे होता है ना विद्यालय में बिताता है, 6 घंटे विद्यालय में रह के आता है और वो भी एक्टिव।
बिल्कुल जगा हुआ, घर पे तो आता है, खेलता है, सो जाता है, फिर खाना खा लेता है। तो एक्टिव वो जो सबसे ज्यादा उसको प्रभावित करता है वो करता है उसका विद्यालय, और विद्यालय में शिक्षक। अगर एक शिक्षक खुद ही अगर दोष युक्त हैं, क्योंकि बच्चे अपने शिक्षक को है ना आदर्श मानते हैं, उसको भगवान मानते हैं छोटे बच्चे जो अपने एक शिक्षक होते हैं। और अगर वह आदर्श वह भगवान अगर दोष युक्त हैं तो फिर बच्चे का विकास नहीं होगा, बच्चे में वो नई नई चीजें नहीं डाल सकता, बच्चे में प्रश्न पूछने की जिज्ञासा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि वह दोष युक्त है, वो उनको बार बार डांटता है, बार बार पीटता है। तो शिक्षक भी बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसके बाद में आते हैं मित्र मंडली। मित्र मंडली तो अगर जैसी मित्र मंडली होगी, संगत की रंगत आपको पता है। वो कहते हैं ना कि काले के साथ जो धोला जब कांटेक्ट होता है तो रंग नहीं तो वर्ण जरूर आते हैं, चलो रंग नहीं तो फिर उसकी तरफ वर्ण तो आए जाते हैं। तो कहने का मतलब वर्ण का मतलब उसके विचार। तो मतलब मित्र मंडली बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं व्यक्तित्व को। संस्कृति कल्चर बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, ध्यान देना। अलग अलग देश की अलग अलग, राजस्थान के कल्चर अलग है। अब राजस्थान में आप रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कल्चर में आप जैसे घाघरा है, लोगड़ी है, धोती है, पजामा है, पायजामा है, जो भी है, कुर्ता है। अब ये आप यहाँ पहन रहे हो तो कोई नई बात नहीं है, साफा है, कोई नई बात नहीं है, आपको एक सामान्य। लेकिन आप चले जाओ दक्षिण भारत में और वहां पहनो घाघरा लोगड़ी, तो वहां पर लोग आप पे हंसेंगे। जो आपके होते हैं ना कुर्ता उर्ता, ये जो भी है, लुंगी होंगी, अब वहां पर लोग आपको हंसेंगे। और अगर लोग हंसेंगे तो इससे आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा, क्योंकि आपको संस्कृति का पता नहीं। अगर हमें पता हो कि यार राजस्थान में ऐसे पहनते हैं, अगर दक्षिण भारत वाले ये समझे कि राजस्थान में तो यही चलता है, तो वो हंसेंगे नहीं, ये तो इनकी संस्कृति है। अगर वो हंसेंगे नहीं तो हमारा व्यक्तित्व क्या नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। तो ये थे हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों हमने आज तक मानसिक कारक पढ़ लिए, जैविक कारक पढ़ लिए और सामाजिक कारक पढ़ लिए। कल से जो हमारा टॉपिक आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। अगला वीडियो बिल्कुल ध्यान से आप उसको देखेगा, क्योंकि वो वीडियो आने वाला है व्यक्तित्व का मापन, पर्सनैलिटी का हम मापन कैसे कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि देख के उसका परीक्षण करके कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। तो इन्हीं को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, घर पे रहिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र मंडली तक भी इसको पहुंचाते रहिए। आप सभी को एक बार फिर से बड़ी तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, इसी की मैं मंगल कामना करता हूं। और कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय हिंद, जय भारत।